बहू की मोटी रोटी। श्रुति की सास को गुजरे अभी कुछ ही दिन हुए थे। श्रुति घर में बहुत अकेले हो गई थी। अब उसके घर में उसके ससुर और पति ही थे। श्रुति के पति अक्सर घर के कामों से बाहर ही रहते थे। ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी अब श्रुति के कंधों पर थी। श्रुति के ससुर श्याम जी अक्सर अपनी बेटी ईशा को फोन करके अपने हाल चाल बताया करते थे। श्याम जी दिन में कई बार ईशा को फोन करते और अपनी बहू की शिकायत करते हुए कहते, तेरी माँ थी तब भी रोटी यही बनाती थी, तब इसे अपनी सास का डर था, कितने पतले फुलके बनाती थी, अब देखो इसे घास काटती है, मोटी रोटी बनाकर पटक देती है। हाँ भाई, कौन टोकने वाला है। अब 2 टाइम का दूध एक बार कर दिया मैंने, वो भी इससे तमीज़ से नहीं दिया जाता। पता नहीं क्या मिलाने लग गई। मैं इसके जादू टोने में नहीं आने वाला, देख लूँगा सबको। श्याम जी रोज़ एक नई शिकायत अपनी बेटी से करते। शिकायत सुन सुनकर ईशा का भी दिमाग खराब होने लगा था। वैसे श्रुति उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। 10 वर्ष हो गए श्रुति को उसकी भाभी बने। दोनों हमेशा हमजोली की भांति रही हैं। वो जानती है श्रुति का स्वभाव कितना अच्छा है और वह कितनी मिलनसार है। आज भी श्याम जी ने ईशा को फ़ोन किया और कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, तू आजा बस एक बार। आज फिर देख उसने कितनी मोटी रोटी बनाई। आज तेरी माँ जिंदा होती तो इसकी क्या मजाल थी, ये ऐसी मनमानी करती। समीर जी ने कहा। रोज़ रोज़ की बातें सुनकर अब धीरे धीरे ईशा को भी लगने लगा, कहीं श्रुति बदल तो नहीं गई, कहीं उसकी भाभी लापरवाह तो नहीं हो गई। वो भी क्या करे, रोज़ एक ही बात सुनते सुनते उसे भी लगने लगा है कि अब श्रुति को समझाने की ज़रूरत है, पर फ़ोन पर कैसे। चलो, राखी तो आ ही रही है। वैसे भी माँ के जाने के बाद पहला त्यौहार है, क्यों न दिल्ली का एक चक्कर लगा लिया जाए। भाभी को भी डर रहेगा, मेरे पापा अकेले नहीं हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। ईशा ने पुनः सोचा और फिर टिकट करवा ली। ईशा जैसे ही अपने घर आती है, श्रुति कहती है, अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, अब 10-15 दिन से पहले नहीं जाने दूंगी मैं आपको। ईशा माँ के बाद पहली बार आई थी ना, माँ के बिना घर कैसा होता है उसे कहाँ पता था, पर श्रुति उसका एक्स्ट्रा ध्यान रख रही थी। श्रुति के आते ही पहले चाय और मठरी रख दी और भी उसके नहाने की व्यवस्था बना दी। ईशा श्रुति से कहती है, अरे भाभी आप परेशान ना हो, मैं मेहमान थोड़ी ही हूँ। ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह देख कुछ और ही रही थी और उसके पिताजी बताते कुछ और हैं। खैर जो भी था, सच पता लगाने के लिए फटाफट कपड़े बदलकर ईशा भी रसोई में आ गई। उसे भी तो तहकीकात करनी थी। ईशा ने देखा श्रुति तो वहीं पहले जैसे फुलके बना रही है, एकदम पतले, शायद उसे देखकर बना रही हो, ईशा ने सोचा। तभी श्याम जी कहते हैं, बहू मेरा भी खाना परोस दे। जी पापा अभी परोस देती हूँ, बस फुलका सिक जाए। ईशा श्रुति से कहती है, अरे भाभी इतने सारे सिके हुए हैं, एक परस दो इनमें से। नहीं दीदी, पहले पापा 2 फुलके आराम से खा लेते थे और अब इन्होंने अपनी खुराक कम कर दी है। जिद करके डालूं तब गुस्सा करते हैं, फिर माहौल बिगड़ता है। आप रुकिए, थोड़ा मोटा सा सेक देती हूँ, खुराक तो पहुँचे थोड़ी पेट में। देखिए कितने कमज़ोर हो गए हैं। ईशा श्रुति का चेहरा ताकती रह गई। श्याम जी ने आज भी रोटी पटकते हुए खा ली। शाम के वक्त श्याम जी श्रुति से कहते हैं, ला बहू दे तेरी बाल्टी, दूध ले आऊं। श्रुति ने बाल्टी दी और श्याम जी के जाते ही शर्मा जी को फोन कर दिया। चाचा जी पापा जी निकल गए हैं। ईशा यह देखकर चौंक गई और श्रुति से कहती है, अरे भाभी किसको फ़ोन कर रही हो। शर्मा अंकल को। पापा जी ने मम्मी जी के बाद कहीं भी निकलना बंद कर दिया था, दूध वाले का आना इसी चक्कर में बंद कर दिया। सोचा पापा जी ले आएंगे तो उनकी थोड़ी सैर हो जाएगी। उनके कॉलोनी वाले सभी दोस्तों को मैंने बोल दिया, वो सब भी उनके साथ हो लेते हैं। क्या करूं दीदी, पापा जी सबसे दूर होते जा रहे थे।
अभी आधे घंटे सब दोस्त साथ में रहेंगे। ये सब ईशा की सोच के परे था। वो सिर्फ श्रुति को निहार रही थी। ये सब देखकर ईशा समझ गई थी कि श्रुति उसके पिताजी का कितना ध्यान रख रही है। ईशा के आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी भाभी श्रुति को गले से लगाकर कहा कि भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई थी। दोस्तों, सभी बहुएं अपनी सास ससुर को परेशान करने वाली नहीं होती हैं, बल्कि कुछ बेटी की तरह ध्यान रखने वाली भी होती है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।